आज एक ही दिन में मेरे कप्तान के लिए कुछ 8 मुख्तलिफ खबरें हैं। हर बंदे को अपनी इज्जत प्यारी होती है, तो बड़ा मुश्किल होता है जाके इस मौशी टीम का। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस था। अकबर एस बाबर साहब ने जो है वो एक छोटा सा यू टर्न लिया है इस मामले के अंदर। ख्वाजा दाऊद सलेमानी साहब, आज चौधरी परवेज इलाही साहब से आज मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर गिले शिकवे किए गए। अगर हमारे गिले शिकवे पूरे ना किए गए तो हम लोग इस्तीफे का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने वीलॉग में आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी ताज़ा अपडेट्स और वीडियोस मिल सकें। नाज़रीन, आज एक ही दिन में मेरे कप्तान के लिए कुछ 8 मुख्तलिफ खबरें हैं, जिनमें से कुछ परेशान कुन हैं, कुछ तवज्जो तलब हैं। तो सोचा एक एक करके आपसे ज़रा वो खबरें डिस्कस कर लें। सबसे पहले आते हैं शेख रशीद अहमद साहब। शेख रशीद अहमद साहब कल रात को एक प्रोग्राम के अंदर शामिल थे और उस प्रोग्राम के अंदर महर बुखारी साहिबा के साथ वो प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि कप्तान जो है वो अपनी माशी टीम को कहते हैं कि आप लोग जाके इतना कुछ हम लोग कर रहे हैं, आप लोग जाके टीवी पे बताते क्यों नहीं है? आप टीवी पे जाके लोगों को बताएं, इन्फॉर्म करें कि हमारे यहाँ कितनी डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन ये लोग सुनते नहीं है, तो पता नहीं क्या वजह, क्यों नहीं सुनते। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि बताएं भी तो क्या बताएं, जाके क्या कहेंगे वहां पे जाके? जाहिर बात है, जब आप एंकर्स वहां पे आपसे सवाल करेंगे कि जनाब क्या किया है आपने, एक आम शख्स के रोजी रोटी के लिए आपने किया क्या है, आप अपनी एक्सपोर्ट्स के बारे में बता देंगे, आप रेमिटेंसेस के बारे में बता देंगे, लेकिन क्या ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक आम आदमी तक पहुंच रहा है? क्या उसके बिजली का बिल, उसके पेट्रोल का बिल, उसके बच्चों की फीस, उसकी ग्रोसरी का बिल, क्या वो कम हुआ है? वो तो वैसे का वैसे ही है। महंगाई जो है उसने तो कमर तोड़ के रख दी है लोगों की। तो ये मुआशी टीम क्या बताएगी जाके वहां पे लोगों को? तो जाहिर बात है, हर बंदे को अपनी इज्जत प्यारी होती है, तो बड़ा मुश्किल होता है जाके इस मौशी टीम का लोगों का सामना करना, जिसकी वजह से ये नहीं जा रहे। तो एक तो ये चीज थी। दूसरी बात यह कि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस था और एक दफा फिर उसके ऊपर एक नई डेट पड़ी है और उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो वकील हैं खावर शाह साहब, वो तशरीफ नहीं लेकर आए। उस पर वहां पर यह कहा गया कि इसकी वजह यह थी कि खावर शाह साहब को बड़ा लेट पता लगा कि आज दरअसल में इस केस की समाअत है, जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। और इसी सिलसिले में अकबर एस बाबर साहब जो हैं, उन्होंने जो पहले अदम एतमाद का इजहार किया था इस स्क्रूटिनी कमेटी पे, आज उन्होंने कह दिया कि जी मुझे एतमाद है। तो अकबर एस बाबर साहब ने जो है वो एक छोटा सा यू टर्न लिया है इस मामले के अंदर। अब वो फरमा रहे हैं कि मुझे स्क्रूटिनी कमेटी पर पूरा एतमाद है। बहरहाल इस केस की समाअत जो है वो अब 2 फरवरी के लिए 2 फरवरी तक आगे चली गई है। उसके बाद एक और जो डेवलपमेंट हुई वो ब्रॉडशीट के मामले के ऊपर है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब को जो है वो इसका सरबरा और एक रुकनी ये कमेटी बना दी गई है और ये इसकी तहकीकात करेगी। यानी कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि उन्होंने जस्टिस अजमत सईद साहब के साथ ही चलना है और किसी और के साथ नहीं चलेंगे। अब ये जो तहकीकात हैं, मेरी नज़र में ये शुरू होने से पहले ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई हैं, क्योंकि इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से अदम एतमाद का इजहार किया गया था। मुस्लिम लीग नून ने पहले ही ये कहा था कि साबिक जज साहब जो हैं वो दरअसल में खुद नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हुए हैं और स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी रहे हुए हैं, तो इसलिए उनको इस केस से नहीं जुड़ना चाहिए। अब एक आप समझ लें कि इस मामले के अंदर एक फरीक है मुस्लिम लीग नून, अगर वही अदम एतमाद का इजहार कर रही है एक साहब के ऊपर, तो अभी उन्होंने तहकीकात का आगाज नहीं किया, तो उससे पहले ही एक नई कंट्रोवर्सी बिला वजह जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन मेरे कप्तान ने भी फैसला किया कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हम इन्हीं के साथ चलेंगे, चाहे हम और कोई और शख्स 22 करोड़ की इस आबादी में हमें नहीं मिला, तो इसलिए हमने इनके साथ ही चलना है। चलें, ठीक है, एक ये फैसला कर लिया। दूसरा, कल हमने आपको खबर दी थी एक नाराज ग्रुप के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक नाराज ग्रुप जो है वो सामने आ रहा है। आज बाकायदा तौर पर मीडिया के सामने जो है वो पहली तशहीर भी हो गई है। PP 285 से ख्वाजा दाऊद सलेमानी साहब जो है, जिनका तौनसा से ताल्लुक है, उनकी आज चौधरी परवेज इलाही साहब से आज मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर गिले शिकवे किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ 15 से 20 MPs का ग्रुप है जो नाराज है और परवेज इलाही साहब से उन्होंने कहा कि आप चूंकि स्पीकर हैं इसलिए हम आपके पास आए हैं, वजीर आला से हम नहीं मिलेंगे, वजीर आला से हमारी नाराजगी है और अगर हमारे गिले शिकवे पूरे ना किए गए तो हम लोग इस्तीफे का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो और कुछ जगहों से यह भी रिपोर्ट किया गया है कि वो अपना ही कोई सेनेट का उम्मीदवार भी ला सकते हैं।
क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार के साथ नहीं जाना चाहेंगे। तो अगर उनकी नाराजगियां दूर ना की गई तो वो एक अपना उम्मीदवार भी सेनेट के इलेक्शंस के अंदर ला सकते हैं। तो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ ये कहा गया है कि 8 माह में किसी किस्म की कोई तरक्की नहीं नजर आ रही, और जो 8 माह पहले हमसे वादे किए गए थे, चौधरी परवेज इलाही साहब जिसके जामिन थे, वो वादे पूरे नहीं किए गए, जिसकी वजह से आज ख्वाजा साहब जो हैं वो जाके चौधरी परवेज इलाही से भी मिले हैं। दूसरी एक डेवलपमेंट जो है वो कल एक बयान सामने आया है स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का ही। उन्होंने वजीर कानून राजा बशारत को खड़ा करके ये कहा कि जनाब जो सूरत हाल इस वक्त जराइम की पंजाब में चल रही है वो 40 साल दौर के अंदर हमने सूबे के अंदर नहीं देखी। अब ये बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है कि आपके अपने जो इत्तेहादी हैं उसमें से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही खुद ये फरमा रहे हैं कि हमने क्राइम्स का ये हाल नहीं देखा जो 40 साल में हम देख चुके हैं। अब ये कितने आईजी तब्दील कर चुके हैं, कितने सीसीपीओ तब्दील कर चुके हैं, उसकी तो खैर अब मुझे गिनती भी याद नहीं रहती, लेकिन उसके बावजूद ये रिपोर्ट आपकी निकल रही है कि स्पीकर पंजाब असेंबली को ये कहना पड़ रहा है। इसके अलावा मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा ने इतनी बड़ी एक लिस्ट भेजी है जो चोरी और डकैतियां उनके इलाके के अंदर हुई हैं, और ये हालिया दिनों के अंदर हुई है। और वो ये फरमाते हैं, वो मैसेज भी बल्कि मेरे पास पड़ा हुआ है, वो ये फरमाते हैं कि ये डाकू इतने पुरसुकून तरीके से आते हैं और आके घरों में घुस के कई कई घंटे उस घरों के अंदर आराम से बैठ के वो अपनी पूरी चोरी चिकारी करते हैं, सारा कुछ सामान वगैरह लपेटते हैं और फिर चले जाते हैं। इतने पुरसुकून तरीके से तो आज तक हमने पहले कभी देखा ही नहीं था कि डाकू जो है वो इस तरह एक्ट कर रहे हैं। तो अमन अमान की सूरत हाल का ये कच्चा चट्टा है जो आपके सामने रखना था। दूसरी एक और जो खबर आई है वो आई है खोखर बरादरान के हवाले से। आपको पता है कि खोखर पैलेस को जो है वो मसमार करने की को मसमार किया गया, ये ढोल बजाए गए कि जनाब हमने तकरीबन 1.25 अरब की जमीन जो है वागुजार करवा ली है। लेकिन आज लाहौर हाईकोर्ट के अंदर जब इसकी समाअत हुई तो उसमें यह डेवलपमेंट हुई है कि खोखर बरादरान को अराजी का कब्जा जो है वो वापस करने का हुक्म जारी किया गया है कोर्ट की जानिब से, और ज़िले इंतजामिया को यह कहा गया है कि उस जगह को फौरी विकेट किया जाए। इसके साथ साथ 18 जनवरी का जो डीसी का जो हुक्म था उसको भी अब मुअत्तल कर दिया गया है, और दोनों फरीकैन को यह कहा गया है कि सिविल अदालत के अंदर जो केस चल रहा है आप उसको वहां पे रुजू करें। इस मौके के ऊपर जो हुकूमत पंजाब की जानिब से जो वकील साहब पेश हुए थे उन्होंने एतराज़ किया था कि जनाब ये लोग जो हैं डायरेक्टली लाहौर हाईकोर्ट में क्यों आए हैं, लेकिन उनके उस एतराज़ को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अच्छा, पहले जब मैंने इस सिलसिले में एक वीलॉग किया था तो बहुत से लोगों ने यह एतराज़ किया था कि जनाब आप जो है वो खोखर बरादरी की या उनके बरादरान की जो है वो बड़ी हिमायत कर रहे हैं। मैंने उस पर किसी किस्म की कोई हिमायत नहीं की थी। मैंने सिर्फ उस वक्त एक ये बात कही थी कि मामला कोर्ट का है, आप कोर्ट को सुपरसीड करके जब आगे जाएंगे तो फंस जाएंगे, और वही हुआ है लाहौर हाईकोर्ट में आज। अगर एक कब्जा ग्रुप है और अगर उसने जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं, आपको उसको एक लीगल तरीके से हटाना चाहिए। आप इस भोंडे तरीके से कार्रवाई करते हैं कि आपका एक अच्छा काम भी अगर आप करने जा रहे होते हैं ना तो उसका भी बेड़ा गर्क होकर रह जाता है। अगर खोखर बरादरान ने कब्जे किए हुए तो पहले कोर्ट को डिसीजन देने दें उनके अगेंस्ट, उसके बाद उनको बेशक टोटली यहां से लाहौर से बदर कर दीजिएगा, आई डोंट केयर अबाउट दैट, लेकिन एक कानूनी कार्रवाई को पूरा होने दें। अब ये देख लें आपके सामने क्या हुआ, लाहौर हाईकोर्ट ने आज इस सिलसिले में क्या हुक्म जारी किया है। बहरहाल आगे चलते हैं। उसके बाद तलबा की जानिब से एहतजाज पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर किया जा रहा है। लाहौर के अंदर हमने कल भी देखा था, आज भी जो है वो लाहौर के अंदर एक यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज किया गया, और एक एहतजाज जो है वो आज फैसलाबाद में भी किया गया है। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के लिए ये तलबा जो है वो सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। अब इसकी वजह यह है, मेरी इनके चंद जो तलबा हैं मेरी उनसे अभी थोड़ी देर पहले फोन पे मेरी बात हुई और मैंने वजह पूछी कि आप ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि जी पिछला तकरीबन 1 साल जो है वो कोविड की वजह से हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो इतने अनडिसिप्लिन तरीके से हुई हैं कि हमारी पढ़ाई ही सही तरह नहीं हो सकी। अब इस मौके के ऊपर आप हमें जब एग्जामिनेशंस के लिए बुला रहे हैं तो सही तरीके से पढ़ाई हुई नहीं हुई, एग्जाम्स के हमारे रिजल्ट्स बहुत खराब आने हैं, फीसें हमसे पूरे 1-1 साल की ली गई, हॉस्टल्स तक की फीसें हमसे ली गई, और उसके बाद अभी हमें कहते हैं कि जी आप हमें एग्जामिनेशन के अंदर बैठा दें। तो या तो फिर आप एक काम करें कि उनका यह कहना है कि या तो हमें पिछले 1 साल की सारी फीस हमें वापस करें, हॉस्टल की फीस भी आप हमें वापस करें, और बेशक 1 साल रिपीट करवा दें अगर आपने करना है। तो ये तरीकाकार होना चाहिए। तो एक बिला वजह की परेशानी है मेरा ख्याल में इस मामले के अंदर। पहले वजीर तालीम शफकत महमूद साहब को बैठ के इन तमाम निटी ग्रिटीज को जो है वो सॉल्व करना चाहिए था, ताकि स्टूडेंट्स को इस किस्म की ये प्रॉब्लम्स ना आती जो इस वक्त आ रही हैं।
ये सारी नाज़रीन सूरत हाल थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि परेशानियां और इनको फेस किस तरह करना। हाँ, एक चीज जो रह गई जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैं मिस कर गया, वो फरूक हबीब साहब ने आज JUIFA के खिलाफ जो है वो फॉरेन फंडिंग का एक केस फाइल किया है। अच्छा, मैं तो पहले ये बात कह रहा था कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीछे भी ये इसी वजह से गए थे कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। यहां पे ये सूरत मैंने जब वो एप्लीकेशन पढ़ी जो फरूक हबीब साहब ने लिखी हुई है, उसके अंदर वो कोट क्या कर रहे हैं, वो ये कोट कर रहे हैं कि जनाब कुछ टीवी इंटरव्यूज हैं जो किए गए हैं JUIFA के चंद रहनुमाओं की जानिब से, उन रहनुमाओं की जानिब से जो नाराज हो चुके हैं बाय द वे, तो उनकी जानिब से कहा गया है कि जनाब कर्नल कज़ाफी और सदाम हुसैन जो है ना वो JUIFA को फंडिंग देते रहे हैं। ये जबान ज़द-ए-आम बात है पार्टी के अंदर। अच्छा, ना तो कर्नल कज़ाफी अब जिंदा है और ना सदाम हुसैन जिंदा है, दोनों ही जिंदा नहीं है। क्या आप उनसे भी किसी किस्म की कोई तहकीकात करवा सकें या उनसे पूछ सकें जनाब आप इस पार्टी को फंडिंग देते रहे या नहीं? एक बात, रिकॉर्ड किसी किस्म का कोई मौजूद नहीं है, सिर्फ इन लोगों के जो है वो टीवी इंटरव्यूज हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो ये पूरा केस बनाने की कोशिश की जा रही है। इतना ढीला ढाला केस, मतलब जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। आप क्यों बिला वजह की ऐसी एम्बेरसमेंट आप अपने ऊपर उठाते हैं सिर्फ इन बुनियादों के ऊपर? ये सियासतदान आए दिन टीवी इंटरव्यूज में एक दूसरे के ऊपर पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाते हैं, अपनी पार्टियों के ऊपर पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाते हैं। अगर आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी उठा के देख लें, वो लोग जो इनसे नाराज होकर गए हैं वो पार्टी के ऊपर पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा चुके हैं। लेकिन सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर अगर आप एक पूरा केस फाइल कर रहे हैं JUIFA के खिलाफ, तो हैरानकुन बात है कि इसकी क्या स्टैंडिंग होगी। बहरहाल अल्लाह करे अगर तो कोई सच्चाई है तो वो सामने आ जाए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वही एक कार्रवाई लगती है जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी नीचे लाने की कोशिश थी, क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं मिल रहा तो इनके पास भी जवाब नहीं है, तो सारे ही नीचे आ जाओ। ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक वो कोशिश लग रही है। देखते हैं इस सिलसिले में क्या होता है। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।